नमस्कार, मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्रोग्राम द अजय वालिया शो में। जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए शंखनाद करते हुए अपने 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने बताया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उचाना से दुष्यंत चौटाला, डबवाली से दिग्विजय चौटाला, जुलाना से अमरजीत ढांडा और चरखी दादरी से राजदीप फोगाट जेजेपी के उम्मीदवार होंगे। इस मौके पर अजय सिंह चौटाला ने यह भी जानकारी दी कि पार्टी अपने 20 उम्मीदवारों के नाम कन्फर्म कर चुकी है, जिनकी घोषणा बहुत जल्द कर दी जाएगी। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 की 10 सीटों पर जेजेपी को मिली जमानत जब्ती जैसी करारी हार पर सफाई देते हुए अजय चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा अंतर होता है और इस बार का लोकसभा चुनाव प्रो मोदी और एंटी मोदी के बीच था और इसका खामियाजा हमें भी उठाना पड़ा। बात को आगे बढ़ाने से पहले मशहूर शायर इकबाल नवेद की गज़ल की कुछ लाइनें सुनिए कि अगरचे पार कागज़ की कभी कश्ती नहीं जाती, अगरचे पार कागज़ की कभी कश्ती नहीं जाती, मगर अपनी ये मजबूरी कि खुशफहमी नहीं जाती। खुदा जाने गिरेबां किसके हैं और हाथ किसके हैं, खुदा जाने गिरेबां किसके हैं और हाथ किसके हैं, अंधेरे में किसी की भी शक्ल पहचानी नहीं जाती। अब मुझे नहीं पता कि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला वास्तव में ही इतने भोले हैं या वो हरियाणा की जनता को इतना भोला समझते हैं कि प्रो मोदी और एंटी मोदी जैसी बातों को वेद वाक्य मानकर दुष्यंत चौटाला को दोबारा हरियाणा की जनता स्वीकार कर लेगी। क्योंकि बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद से जेजेपी को जिन मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है, उसका कारण केवल और केवल प्रो मोदी और एंटी मोदी फैक्टर तो नहीं है। अजय चौटाला को यह पता होना चाहिए कि यह जमाना इंटरनेट का जमाना है, इसलिए आज के समय में कही हुई आपकी हर एक बात इंटरनेट पर कहीं वीडियो के रूप में तो कहीं ऑडियो के रूप में, कहीं आपके ट्वीट के रूप में तो कहीं आपकी पोस्ट के रूप में, जब तक ये दुनिया है तब तक के लिए अजर और अमर हो जाती है। इसलिए यहाँ आपको अपनी किसी पिछली बात को याद करने के लिए दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डालना पड़ता है, बल्कि आपके एक इशारे पर इंटरनेट आपकी सारी कुंडली को खोलकर रख देता है। इसलिए जेजेपी की हार का कारण केवल प्रो मोदी और एंटी मोदी के बीच ढूंढने वाले अजय चौटाला को इसे दुष्यंत चौटाला के उन भाषणों के बीच तलाशना चाहिए जो भाषण दुष्यंत चौटाला ने 2019 के विधानसभा चुनावों से पहले दिए थे, और फिर दुष्यंत चौटाला के उन भाषणों को भी सुनना चाहिए जो उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करके दिए थे। अजय चौटाला को इसके लिए किसान आंदोलन नामक कथित एक बीमारी का भी गहनता से अध्ययन करना चाहिए, जिसका बीमारी के रूप में नामकरण भी खुद उन्हीं ने किया था। तो शायद उन्हें इस प्रो मोदी और एंटी मोदी जैसे फैक्टर की आड़ लेने की जरूरत ही ना पड़े। अजय चौटाला एक तजुर्बेकार राजनीतिज्ञ है, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए कि राजनीति में अक्सर आपकी एक गलती आपको राजनीति के हाशिए पर ले जाकर खड़ा कर देती है, जबकि जेजेपी के मामले में तो गलतियों की एक पूरी किताब मौजूद है। और लोकसभा चुनाव में इतने बुरे तरीके से फजीहत होने के भी 1 दर्जन से ज़्यादा कारण मौजूद हैं। 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए चौंकाने वाले रहे थे, क्योंकि तब केवल 10 सीटें जीतने वाली जननायक जनता पार्टी किंग मेकर के रोल में आ गई थी, क्योंकि उस बार के चुनाव में हरियाणा की जनता ने खंडित जनादेश दिया था। तब बीजेपी को 40 और कांग्रेस को 31 सीटें ही मिल पाई थी, और दोनों ही बड़ी पार्टियों को सरकार बनाने के लिए दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के सहारे की जरूरत थी। तब जेजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक किसान समुदाय और जाट समुदाय ये उम्मीद कर रहा था कि दुष्यंत कम से कम बीजेपी का साथ तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, और बेशक वे कांग्रेस को भी अपना समर्थन ना दें तो वे विपक्ष में बैठना कहीं ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन तब दुष्यंत ने यह कहकर अपने वोटरों और सपोर्टरों को स्तब्ध कर दिया था कि भाजपा और कांग्रेस दोनों में से हमारे लिए कोई भी अछूत नहीं है, और जो भी पार्टी हमारी नीतियों का सम्मान करेगी हम उसको अपना समर्थन दे देंगे। उस समय दुष्यंत चौटाला ने अपने छुपे हुए सत्ता सुख की चाह को यह कहकर हरियाणा की जनता के आगे रखा था कि यदि कोई भी पार्टी हरियाणा के विकास के लिए हमारी पार्टी के न्यूनतम एजेंडे अर्थात साझा न्यूनतम कार्यक्रम को स्वीकार करने के लिए तैयार है
तो हमारी तरफ से सभी विकल्प खुले हैं। और तब अपने हरियाणा भर में वोटरों सपोर्टरों की नाराजगी की परवाह किए बिना दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया और लगभग 4.5 साल सत्ता का सुख भोगा। अब एक नज़र उस कथित न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर भी डाल लेते हैं जिसे सत्ता सुख के लिए दुष्यंत चौटाला ने ढाल बनाकर 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। देखिए क्या कमाल की बात है कि जिस बीजेपी के साथ मिलकर दुष्यंत चौटाला ने 4.5 साल सरकार चलाई, उस बीजेपी के साथ जेजेपी का ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी न्यूनतम साझा प्रोग्राम कभी तय ही नहीं हो पाया, कभी सिरे चढ़ ही नहीं पाया। इस न्यूनतम साझा कार्यक्रम को तय करने के लिए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। भाजपा की ओर से इसमें ओम प्रकाश धनखड़ और कंवरपाल गुर्जर को लिया गया था, जबकि जेजेपी की ओर से अनूप धानक और राजदीप फोगाट इसमें बतौर मेंबर शामिल किए गए थे। बीजेपी जेजेपी के 4.5 साल के हनीमून में इस कमेटी की महज 3 मीटिंग्स हुई और उसमें भी उसका ये न्यूनतम साझा प्रोग्राम सिरे नहीं चढ़ सका। 2019 के विधानसभा चुनाव में अपने 4 उम्मीदवार का ऐलान करते हुए अजय सिंह चौटाला ने यह भी कहा कि हमने जेजेपी के घोषणा पत्र में जिन भी वायदों का जिक्र किया था उसमें से 90% को अमली जामा पहनाया गया है, लेकिन इसका झूठा क्रेडिट अब भारतीय जनता पार्टी ले रही है। जबकि सच्चाई ये है कि 2019 में जेजेपी ने 160 वायदों के साथ जन सेवा के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया था। अपनी इन घोषणाओं में जेजेपी ने वायदा किया था 5100 रुपए की बुढ़ापा, विधवा और विकलांग पेंशन का, वायदा किया था किसानों की कर्ज माफी का, वायदा किया था पुरानी पेंशन बहाली का, वायदा किया था हर गांव में शराब का ठेका बंद कराने का, हर गांव में आरओ का पानी उपलब्ध कराने का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रामीण बच्चों को एडिशनल 10 नंबर देने का, लड़कियों के लिए पहली से पीएचडी तक की पढ़ाई मुफ्त कराने का, बेरोजगारों को 11,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का, न्यूनतम वेतन 16,000 रुपए करने का, न्यूनतम दिहाड़ी 600 रुपए करने का, वायदा था शिक्षा ले रहे ग्रामीणों और शहरी बच्चों के लिए हरियाणा हॉस्टल बनाने का, वायदा था नवोदय की तर्ज पर किसान मॉडल स्कूल खोलने का। जेजेपी के घोषणा पत्र में वायदा था अमर शहीद सरदार भगत सिंह की इतनी बड़ी प्रतिमा लगाने का जितनी बड़ी प्रतिमा गुजरात के सरदार सरोवर बांध के पास स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नाम से स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगी है। उल्लेखनीय है कि सरदार पटेल की इस प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 600 फीट है। इसके बाद दुष्यंत चौटाला ने एक बार उचाना में भी घोषणा की थी कि वो यहां पर भगत सिंह की 33 फीट ऊंची प्रतिमा लगवाएंगे, लेकिन ना सरदार पटेल जितनी हाइट वाली भगत सिंह की प्रतिमा लगी और ना ही 33 फीट वाली प्रतिमा लगी, यानी वायदे वायदे ही रह गए। फिलहाल जेजेपी के वायदों को याद कर जनता को गालिब का एक मशहूर शेर याद आ जाता है कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मरना जाते जो कहीं एतबार होता। या कह लीजिए कि कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। खैर, आखिर में बात मूर्ति की चल रही थी तो एक अच्छी खबर ये जरूर है कि अब दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई और अपना एक भी चुनाव ना जीतने वाले दिग्विजय चौटाला ने पंजाबी वोटर्स को लुभाने के लिए ऐलान किया है कि वे डबवाली में मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा लगवाएंगे। यानी भले भगत सिंह की बड़ी प्रतिमा ना लग सकी, लेकिन 11 फीट की धातु वाली सिद्धू मूसेवाला की मूर्ति बाकायदा सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह से इजाजत लेकर तैयार करा दी गई है, जिसका अनावरण बताया जा रहा है कि आगामी 15 सितंबर को जेजेपी और मूसेवाला का परिवार मिलकर करेगा। मूसेवाला की मूर्ति बारे दिग्विजय का कहना है कि मूसेवाला की मूर्ति लगाने के पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं है, बल्कि मूसेवाला तो युवाओं का आदर्श रहे हैं। बकौल दिग्विजय चौटाला, हरियाणा पंजाब के युवा तो ट्रैक्टर चलाना ही भूल गए थे, लेकिन मूसेवाला के गानों ने युवाओं को दोबारा ट्रैक्टर चलाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन दिग्विजय से जब यह सवाल पूछा गया कि सिद्धू मूसेवाला के विवादास्पद गीत SYL के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने एक भी बूंद पानी हरियाणा को देने से मना किया था, तो काफ़ी असहज होते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि कई बार गायक या कलाकार कोई विवादास्पद विषय चुन लेते हैं, लेकिन इस गीत को सरकार की शिकायत पर YouTube से कब का हटवा दिया गया है। बहरहाल, क्या अमर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का विकल्प
सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा हो सकती है? इसका जवाब तो शायद जेजेपी ही दे सकती है। बहरहाल दोबारा जेजेपी के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम विषय पर आते हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि बीजेपी जेजेपी के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बीजेपी द्वारा किए गए 268 और जेजेपी द्वारा किए गए 160 वायदों में से 72 वायदे काफी हद तक आपस में मिलते थे और 12 वायदे तो बिल्कुल एक जैसे थे। इसके बावजूद जेजेपी का न्यूनतम कॉमन प्रोग्राम सिरे ही नहीं चढ़ सका। इसलिए यह कहना गलत ना होगा कि 4.5 साल थोड़ा बहुत जितना भी काम हुआ वो सब बीजेपी के एजेंडे पर ही हुआ। लेकिन इसके बावजूद अजय चौटाला का यह बयान है कि हमारी 90% घोषणाएं पूरी हुई। ये बात समझ से बाहर है। अच्छा, इससे अलग जो 2 गलत घोषणाएं हरियाणा सरकार ने संविधान को ताक पर रखकर लागू की थी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जिसमें पहले हरियाणा सरकार ने हरियाणा के निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण दिया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया। और इसके बाद सरकार ने जो सोशल और इकोनॉमिक बेस पर प्रतियोगी परीक्षाओं में 5 एक्स्ट्रा नंबर देने की घोषणा लागू की थी, उसे भी पहले हाई कोर्ट ने और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गलत मानते हुए खारिज कर दिया। यानी कुल मिलाकर जेजेपी ने जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हवाला देकर सत्ता संभाली थी, उसका 4.5 साल में रिजल्ट नील बटा सन्नाटा, यानी सिवाय शून्य के और कुछ भी दिखता नहीं है। इसके अलावा इस प्रोग्राम के पहले के एपिसोड में हम जेजेपी को लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार, जेजेपी के जर्जर होते हुए संगठन, पार्टी में लगी हुई इस्तीफे की झड़ी, बगावत के चलते पार्टी छोड़कर जा चुके आधे से ज्यादा विधायक, किसानों और जाटों के भारी विरोध के चलते गांवों में लगी जेजेपी की एंट्री के रोक के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ बड़े हैरानी की बात है कि 4 पीढ़ियों की राजनीतिक विरासत लिए हुए दुष्यंत चौटाला को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि वो अब किस तरफ, किस विचारधारा के साथ आगे बढ़े। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद द इकोनॉमिक टाइम्स को 28 मार्च 24 को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ किए गए अपने गठबंधन को गलती मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने इस गठबंधन से पार्टी का कोई भी नुकसान होने से भी इनकार किया था और इस सवाल में भी उन्होंने कोई दम नहीं माना था कि बीजेपी से गठबंधन करके जेजेपी का संगठन कमजोर हुआ। इस इंटरव्यू में दुष्यंत चौटाला ने साफ कहा था कि राजनीति में कोई भी स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु नहीं होता है। असल में लोकसभा चुनावों के परिणाम से पहले शायद दुष्यंत चौटाला ये उम्मीद कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी भी 1 या 2 सीट जीतकर दोबारा बीजेपी के साथ गठबंधन की स्थिति में आ सकती है। लेकिन लोकसभा चुनावों के रिजल्ट ने जननायक जनता पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए और देखते देखते एक एक करके वो सारे सवाल सच हो गए जो द इकोनॉमिक टाइम्स ने दुष्यंत चौटाला से पूछे थे। और अब बीते 28 जून को द टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए अपने इंटरव्यू में दुष्यंत चौटाला ने माना कि सत्ता विरोधी लहर भाजपा के खिलाफ थी, लेकिन हमने भी इसकी कीमत चुकाई है और हमारी पार्टी को किसानों के गुस्से का खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसी तरह एक अन्य चैनल पर दुष्यंत चौटाला ने साफ तौर पर कहा है कि वे भविष्य में अब कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी की हार केवल बीजेपी के साथ हुए गठबंधन के कारण हुई है। यानी सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, और दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। खुद ही लगा के आग तमाशाई बन गए, खुद ही लगा के आग तमाशाई बन गए, दामन से अब ये शोले बुझाए तो क्या किया। निचोड़ ये है कि इस समय जेजेपी के सामने कई बड़ी दिक्कतें सिर उठाए हुए खड़ी हैं, जिनके कारण पार्टी के राजनीतिक अस्तित्व पर भी इस समय सवालिया निशान लगा हुआ है। पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अपने उन वोटर्स और सपोर्टर्स का विश्वास जीतने का है, जो विश्वास जेजेपी ने पिछले चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद अपनी विचारधारा से समझौता करने के बाद खो दिया। दूसरा चैलेंज प्रदेश भर में पार्टी के संगठन को भी मजबूती से खड़ा करने का है। यदि इस बार के विधानसभा चुनाव में पार्टी लोकसभा चुनाव के मुकाबले अपना प्रदर्शन और वोट प्रतिशत ठीक कर लेती है या कहीं पर कुछ सीटों को जीत में तब्दील कर देती है, तभी ये चुनाव दुष्यंत चौटाला और जननायक जनता पार्टी की साख के लिए बढ़िया कहा जाएगा, क्योंकि वर्तमान हालातों में तो जेजेपी की कश्ती भंवर में ही दिखाई दे रही है। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।